स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करी थी यूनिट अपनी सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है उसको हम किसी मेथड से उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिमुलेट करते हैं, और जो एक्चुअल चीज़ है उसी का एक तरीके से रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल। ठीक है, उसमें कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसमें बहुत कैलकुलेशन पार्ट है, उस सभी को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं सिमुलेशन की हेल्प से। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं कोई पर्टिकुलर पार्ट की, कोई इंजन का कंपोनेंट है, कोई भी हमारा, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो हमारी कोई जनरल लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, डिज़ाइन है, तो इन सबको कहीं ना कहीं सिमुलेशन का एडवांटेज ये है कि जो चीज़ हम एक्चुअल में ना बनाएं, एक्चुअल में बनाने से पहले उसको हर पैरामीटर पर चेक कर लें। ठीक है, वो एक तरीके से एक वर्चुअल एटमॉस्फेयर में उसको चेक करते हैं ताकि वो उस एक्चुअल जब उसको बनाएंगे तो वो कैसा परफॉर्मेंस देगा या फिर उसके क्या आउटकम्स होंगे, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे, सभी चीज़ों को हम इजीली क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो होता है हमारा बेसिकली सिमुलेशन। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये हुआ बेटा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो दोबारा से अगर नहीं हो गया। ठीक, हाँ हो गया शेयर, शांत ने हैंड रेज किया। ठीक है, ठीक है बेटा, हमने कवर किया है यूनिट एक को लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद हमने कवर किया था लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आपका क्यूइंग थ्योरी में हमने देखा था अराइवल और सर्विस टाइम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और उससे पहले किया था हमने ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हुई हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, क्यूइंग थ्योरी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और लेक्चर भी मैंने सारे रिकॉर्डिंग लिंक डाले हुए हैं, अब वहाँ से प्रेफर कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो अपना पहले डाउट बताओ कि सर मुझे एक टॉपिक रिवाइज कराना है, तो हम इजीली डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 यूनिट हो चुके हैं, 4th यूनिट चल रही है और जिसका नाम है सिमुलेशन। और सिमुलेशन में हमने जिस इंट्रोडक्शन पढ़ा था कल, उसको मैंने अभी छोटा सा क्विक रिवीजन करा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, तो सिमुलेशन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो जब मोंटे कार्लो का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, व्हाट इज़ मोंटे कार्लो मेथड और इसको नीड क्या है पढ़ने की। क्योंकि जब आप वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो हमारे जो साइंटिस्ट थे और जो इतने मैथमेटिशियन थे, उनको एक काम दिया गया कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 से हम रिकवर हुए तो जितने भी बॉम्ब वगैरह यूज़ हो रहे हैं, लाइक जितने भी हमारे आपका न्यूक्लियर बेस्ड बॉम्ब, जो न्यूक्लियर आपका रिएक्टिव मटेरियल है या आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस पर बेस्ड आपके जो बम थे, उनको हम देखना चाह रहे थे कि उनसे निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका कितना डैमेज करते हैं, मतलब कितने डिस्टेंस तक डैमेज करेंगे वो। ठीक है, तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने क्या करा गया, एक मेथडोलॉजी अपनाई विच इज़ नॉन एज मोंटे कार्लो मेथड। अब ये मोंटे कार्लो क्या है, तो मोंटे कार्लो बेसिकली क्या है, 2 मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया, पहला नाम है जॉन वॉन न्यूमैन एंड स्टेनिस्लॉ यूलमैन अंडर द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और उन्होंने स्टडी करी हाउ न्यूट्रॉन वुड ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स। उनका एम क्या था कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद की जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जब एक्सप्लोजन होता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने दूर तक ट्रैवल करेंगे। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन करनी थी, मतलब उससे पता लग पाए कि किस पर्टिकुलर स्टेट तक डैमेज होगा। ठीक है, चाहे वो हमारा मैन डैमेज है, मटेरियल डैमेज है, सारी चीज़ों को उन्होंने क्या करा, ऑप्टिमाइज़ किया। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर टेबल बनाई, डेटा इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें निकाली। ठीक है, तो इसको हम ना, हमारे जो 2 साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारा डेवलप किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते थे, उन्होंने एक प्रॉपर एक केस स्टडी करी, डेटा इकट्ठा किया कि भाई कुछ पुराने जो हमारे न्यूक्लियर अटैक हुए हैं या फिर किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक हुए हैं तो उसका डेटा उठाया। उसके बाद उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी लगाई कि भाई इतना अगर हमारा एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद कितना हम डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से मतलब क्या है, ये सर्वे है। ठीक है, या फिर केस स्टडी है, वही हमारी मोंटे कार्लो होती है। बट इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि सिमुलेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो हम कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली नहीं बना रहे हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, और एक डिसीजन में लेने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, और इसको दूसरे वर्ड में बोलूँ तो ये है एक्सपेरिमेंट ऑन द चांस, यानी कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड यानी कि अनसर्टेनिटी, जहाँ पर कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है हम उसके ऊपर श्योर नहीं है,
वहाँ पर हम मोंटे कार्लो मेथड लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ आया कि व्हाट इज़ मोंटे कार्लो मेथड एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? चलें आगे, समझ आया कि मैंने क्या बताया? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हमारी अनसर्टेनिटी है, यानी कि हम बोल नहीं सकते कि रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। आपने पढ़ा हुआ है, जैसे हेड टेल की प्रोबेबिलिटी करते थे आप, या डाइस की प्रोबेबिलिटी करते थे। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं इसको प्रोबेबिलिटी के बेसिक फंक्शंस या बेसिक रूल्स नहीं पता है ना सबको? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, टोटल फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, जैसे हेड के आने की बोलते थे कि हम पहले देखते कितने हेड आ सकते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, लाइक 4 हैं, 8 हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम एक ऐसी थ्योरी को सोल्व करते हैं और एक डिसीजन लेके आते हैं कि हाँ भाई वो चीज़ हमारी ये होगी। तो इसको बोलते हैं बेसिकली मोंटे कार्लो मेथड। ठीक है, और आने वाले टाइम में जब ये हमारी थ्योरी पब्लिश हुई तो इसको काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिशियन ने क्या करा, इसको इम्प्लीमेंट करा, चाहे वो अपने आने वाले रिसर्च में, और उसको एज ए टूल किट माना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी क्या रही, कारगर साबित हुई। ठीक है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन इसमें आता है जैसे आपने क्यूइंग थ्योरी करी थी, जैसे आपने एक क्वेश्चन दे देगा, मान लो एक डॉक्टर वाला क्वेश्चन है पेशेंट का, कि एक डॉक्टर है 30 मिनट एक पेशेंट पे लगाता है मिनिमम। ठीक है, और इतने पेशेंट आ रहे हैं पर डे। ठीक है, और पेशेंट का टाइमिंग दे रखा है कि इतने बजे पेशेंट आ रहे हैं, तो बोलेगा कि भाई डिज़ाइन करो एक ऑप्टिमम शेड्यूल चार्ट। ठीक है, और ऑप्टिमम एवरेज टाइम निकालो कि कितना वेटिंग टाइम हमारा उनको लग रहा है, कितना हर एक कस्टमर को एवरेज वेटिंग टाइम देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप कई बच्चे बोलेंगे कि सर उसमें हम क्यूइंग थ्योरी क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्यूइंग थ्योरी से ज़्यादा हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ़ केस ज़्यादा हों, नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हों, और आपको डिसीजन वेरिएबल लेने में हेल्प मिलती है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ हमारे कुछ हमारी बेसिक टेक्निक्स फेल हो जाती हैं ऑपरेशन रिसर्च की, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मोंटे कार्लो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहली तो बात पता चली कि मोंटे कार्लो बेसिकली क्या है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल और चांस बेस्ड मेथड है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। इसको प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे और इसमें हम यूज़ करते हैं कुछ रैंडम वेरिएबल्स का, जो कि क्या है, हमारे अनसर्टेन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल किसका कितना अफेक्ट पड़ रहा है रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, और इसका मेन हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग, जो मेन इसका एडवांटेज है, विच इज़ आल्सो यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, अब कुछ इसके स्टेप्स हैं कि स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे भाई, कैसे इसको सॉल्व करना है, भी प्रॉब्लम आती है तो एक न्यूमेरिकल आएगा इसका। ठीक है, और बेसिकली तो कई बार न्यूमेरिकल के थोड़े से चांस कम होते हैं, एंट्रेंस में आता है इसका एक क्वेश्चन, बट पॉसिबल है नहीं कि भाई कई बार अगर पेपर को टिपिकल बनाते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी मोंटे कार्लो के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन का तरीका वही होता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, आप पहले इस्टेब्लिश करोगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे। जनरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी मेथड से निकलेगा जिससे निकलता है, लाइक टोटल फेवरेबल केस डिवाइड बाय अपना टोटल नंबर ऑफ केस। फिर उसके बाद कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो भी किस में, सीक्वेंस में, यानी पहली की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे की होगी तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, थर्ड की होगी तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी एडिशन। तो ये निकालेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम रैंडम वेरिएबल चूज़ करेंगे। अब जो रैंडम वेरिएबल होंगे वो न्यूमेरिकल में गिवन होंगे आपको। ठीक है, तो मैं हालांकि एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जब नेक्स्ट क्लास होगा। आज बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं हम, व्हाट इज़ मोंटे कार्लो मेथड और इसका क्या एडवांटेज है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके कुछ जनरल स्टेप्स क्या हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें स्टेप्स। ठीक है, एक ओवरव्यू लग गया व्हाट इज़ मोंटे कार्लो मेथड। ठीक है, बताओ यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक सबको क्लियर है, रिपीट करना है या फिर आगे चलें? ठीक है, सबको क्लियर है? एनी डाउट किसी को? ठीक है, देखो
एक तो हम जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, तो और मैं इसको क्या बोलता हूँ, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डेटा उठाते हैं और उसके बाद उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग या फिर पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई इतना एवरेज टाइम है, इतना इसका आइडल टाइम है, या फिर जो वीकेंड टाइम होता है जहाँ पर कोई चीज़ हमारी काम नहीं कर रही है, ठीक है, उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टेप्स हैं कुछ उसके। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस। देखो, सिलेक्टिंग द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस का दूसरा नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि क्या है कि आपको करना क्या है, ठीक है। मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की या असाइनमेंट की या आपको प्रॉफिट की है, तो आपको उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। लाइक इट मे बी मैक्सिमम टाइप प्रॉब्लम और इट मे बी मिनिमम टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला हमारा वही होता है कि भाई प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके इफेक्टिवनेस फाइंड करना, इफेक्टिवनेस फंक्शन बनाना या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, ठीक है, जो कि हम एलपीवी में कर रहे थे। लाइक जेड वहाँ पे ऑप्टिमाइज फंक्शन था, ठीक है, जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना था और मिनिमाइज़ भी करना था, डिपेंडिंग अपॉन हमारी वैल्यू दी क्या हुई है। अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज वैल्यू निकालेंगे और कॉस्ट है तो मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है हम क्या इफेक्टिवनेस का बेसिस रख रहे हैं। क्लियर है? स्टेप नंबर फर्स्ट तो क्लियर है सबको? ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इससे आइडल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइडल टाइम क्या होता है, ठीक है। शॉर्टेज, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम, तो ये सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई क्यूइंग थ्योरी जो टाइप मॉडल होते हैं वही हमारे मोंटे कार्लो वहाँ एप्लीकेबल है। हम इन्वेंट्री मॉडल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्यूइंग मॉडल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हर जगह एप्लीकेबल हैं ईजिली। बस क्या है, मोंटे कार्लो का थोड़ा स्टेप्स हैं वो थोड़े से आपने पहले समझने की स्टेप्स कैसे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे। क्यूइंग थ्योरी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल अप्रोच है, वहाँ पे एक्सपोनेंस का भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द वेरिएबल अफेक्टिंग द मेजर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था z = 3x + 4y, ये था हमारा इफेक्टिवनेस है ऑप्टिमाइज फंक्शन, ठीक है। इसके बाद 2x + 3y ≤ 4, ये इनइक्वालिटी थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ वेरिएबल थे जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे हमारे z को, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ठीक है। अरे ले तो रहा हूँ, मेरा 7th का ही तो है, 7th में, ठीक है। क्लियर है? तो पहला स्टेप होता है जब हम इफेक्टिवनेस फंक्शन को फाउंड करते हैं, देन इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफाई दी वेरिएबल। इसमें आइडेंटिफाई क्या होते हैं, x, y, z या फिर हमारे जो भी वेरिएबल जिनकी वैल्यू डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है इफेक्टिवनेस को या ऑब्जेक्टिव हमारे फंक्शन को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटे? आगे चलें। ठीक है, थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या बताया मैंने, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो भी डायरेक्ट समेशन नहीं। कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, जैसे इवेंट नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी ये है, मैंने 3 इवेंट दिए हुए हैं, इवेंट नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.8, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 से ग्रेटर, 0 या 0 से ज़्यादा, 1 या 1 से लेस, ठीक है। ये तो पता है ना, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है मैक्सिमम, ये प्रोबेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से कम नहीं होगी, और 1 हो सकती है, 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑलवेज। ये क्लियर है ना सब कुछ? एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है, ठीक है। इंटरवल है प्रोबेबिलिटी का, तो 0.8, 0.2, 0.7। अब ये है तो प्रोबेबिलिटी कॉम्युलेटिव कैसे निकलेगी, तो बच्चा बता सकता है हाउ कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.8, दूसरी की क्या होगी 0.8 + 0.2, ये 1.0, यहाँ पे जाएगी 1.7, ठीक है। तो टोटल कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इनको टोटल ऐड कर दो। कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद जाओगे फिर पुरानी सारी प्रोबेबिलिटी, लास्ट में जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी थर्ड स्टेप।
फोर्थ में करेंगे हम गेटिंग द सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब जो रैंडम वेरिएबल हैं ये क्वेश्चन में हमेशा या तो गिवन होते हैं या फिर आप एज्यूम करते हो, ठीक है। अब ये रैंडम वेरिएबल एज्यूम करते हो कैसे, जैसे आपने मीन मीडियन मोड के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करके उसको करते हो ना आप असाइन, तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी सबको रैंडम वेरिएबल, और मोस्टली क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल हमेशा गिवन होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा कंसीडर द रैंडम वेरिएबल एज अ डेसिमल वैल्यू एंड कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हर रैंडम वेरिएबल को है कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे जनरेटिंग द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और एट लास्ट रिकॉर्ड द वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे 6th नंबर स्टेप में है, और उसके बाद 5th और 6th स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे जब तक हमारा डिसीजन क्या आ जाए, ऑप्टिमाइज ना आ जाए। ऑप्टिमाइज मतलब वही मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये बेसिकली क्या है हमारे स्टेप्स ऑफ मोंटे कार्लो मेथड, और इनको हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन में लेंगे, लगे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है या फिर हमारी एक शॉपकीपर और आपकी जो आपके कस्टमर होते हैं उनकी टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसको बाद सॉल्व करेंगे। स्टेप्स नंबर 1 क्या रहा हमारा, तो याद रखिए। फर्स्ट नंबर स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेशन, सेकेंड है कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, थर्ड है सिलेक्टिंग द रैंडम वेरिएबल, एंड फोर्थ है जनरेटिंग द रैंडम वेरिएबल एंड फाइंडिंग द ऑप्टिमाइज रिजल्ट, ठीक है। ये 4 से 5 स्टेप में हमारी क्या होती है मोंटे कार्लो मेथड को लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तब इसके बाद आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। कुछ इसमें प्री थ्योरी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ मोंटे कार्लो के भी हैं, कंबाइंड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से सिर्फ एक मोंटे कार्लो का ही क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारे सिंपली थ्योरेटिकली आते हैं कि व्हाट इज सिमुलेशन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। तो मैं ये फिगर जैसे ये कर रहा हूँ ना, इसको जरूर लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बेसिक क्या है, जनरल एल्गोरिथम ऑफ मोंटे कार्लो सिमुलेशन, हाउ मोंटे कार्लो सिमुलेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। वही स्टेप नंबर 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना, कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट इज समेशन वी सी, एस्टैब्लिशिंग द इंटरवल वही होता है जैसे 0 से 5 से 10। जैसे आप मीन मीडियन मोड निकालते थे, किसी को पता है बट आप कैसे निकालते थे मीन मीडियन मोड, आपने 12th क्लास में करा होगा या फिर 10th में करा होगा स्टैटिस्टिक्स में, जानते हो मीन मीडियन मोड निकालना, बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या होता है मीन, बता मीन क्या होता है? हाँ, मीन टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे निकालते थे? हाँ, पहले हम देखते थे n कितना है, पहले उनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर देखते थे इवन है या ओड है, तो इवन होते तो फिर निकालते थे जैसे n/2 + 1 एंड नेक्स्ट टर्म, तो ओड होता था तो n+1/2 का टर्म जो होती थी वो वाली आपकी मीडियन आती थी। मोड क्या होता है, मोड क्या होता था तो मोड कैसे निकलता है? मोड कैसे निकलेगा? नहीं, ये तो देखो पहले मैं पूछ रहा हूँ लीनियर वैल्यू वाले। लीनियर वैल्यू में क्या होता है, आपको 10 वैल्यू दे देती है और पूछ लेते हैं मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। एक वो क्वेश्चन आपने करे होंगे 10th में या 11th में। एक क्वेश्चन आते हैं टेबल में, आपको फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, ठीक है, इंटरवल दे देते हैं और फिर निकालते हो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो आपको टेबुलर मेथड था स्टैटिक्स का, उसका थोड़ा सा यूज़ होगा हमारा मोंटे कार्लो में, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें एक मोंटे कार्लो आपको पूरा जो 5 स्टेप है पूरा क्लियर होंगे। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर स्टेप की,
देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी फिर इंटरवल फाइंड करेंगे कि कोई उसका इंटरवल कितना है। देन इसके बाद जनरल रैंडम वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन होंगे या तो वो यूज़ करेंगे या फिर हम खुद से एक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लास्ट में जाके हम ट्रायल निकाल के बोलेंगे कि कितना एवरेज हमारा वेटिंग टाइम है। ठीक है, ये बेसिक क्या है आपकी एक मैथोडोलॉजी है कि कैसे मोंटे कार्लो हमारी प्रॉब्लम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कल हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, तब इसके बाद आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। ठीक है जी, ठीक है।